जय हिंद साथियों। यूपी ट्रिपल एस सी की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पर हमारा आज का मॉक पेपर नंबर 12वां है और प्रत्येक मॉक टेस्ट में हम जो है हिंदी के साथ रीजनिंग के बाद जीके और जीके के साथ कंप्यूटर और कंप्यूटर के बाद यूपी स्पेशल हम जो है सॉल्व करते हैं। तो चलिए, अगर चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें और यहाँ पर हम देखेंगे कंप्लीट पूरा। तो आपके सामने हिंदी से यहाँ पर स्टार्टिंग है और पहला ही कह रहा है विद्यालय शब्द में संधि कौन सी है। विद्यालय शब्द में संधि कौन सी है। तो यहाँ पर अगर देखिए, इसका हम अगर संधि पूछ रहा है ना, तो विद्या प्लस आलय होता है। क्या होता है यहाँ पर? विद्या और प्लस आपका आलय होता है। विद्या प्लस आलय होता है और साथ में अगर इसमें बात करें आपकी स्वर संधि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए विकल्प यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पर कह रहा है पवन शब्द का सही संधि विच्छेद इसमें कौन सा होगा। पवन शब्द का सही संधि विच्छेद पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए, दूसरे नंबर में बात करें तो पो प्लस अन, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। पो प्लस अन, यहाँ पर पवन का सही संधि विच्छेद आपका हो जाएगा। हिंदी में आपके वचन कितने होते हैं? हिंदी में वचन कितने होते हैं? तो हिंदी में आपके टोटल दो आपके वचन होते हैं। एक तो आपका एक वचन होता है और एक आपका जो होता है वह बहुवचन होता है। तो हमारे हिंदी में जो है दो वचन होते हैं, एक आपका एक वचन, एक आपका बहुवचन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है राइट हो जाएगा। आगे देखिए, आगरा का बहुवचन कौन सा होगा? आगरा। तो देखिए, आगरा का बहुवचन कौन सा होगा? तो देखिए, आगरा का बहुवचन नहीं बनाया जा सकता है। क्या है? बहुवचन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। बहुवचन नहीं हम बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। कोई भी ऑप्शन इसमें जो है हमारा सही नहीं है। आगरे नहीं होगा, नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। आगरो भी नहीं होगा क्योंकि आपका वर्ड ही रॉन्ग हो जाएगा और आगरे भी नहीं हो जाएगा। आगे देखिए, जिन शब्दों में प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें हम क्या कहा जाता है? तो जिन शब्दों में प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें कहा जाता है। तो ऑप्शन है पद, विकारी शब्द, अविकारी शब्द और पदबंध है। तो यहाँ पर देखिए, जिन शब्दों में प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अविकारी शब्द हम कहते हैं। आगे है, शब्द के सही रूप का चयन कीजिए। शब्द के सही रूप का चयन कीजिए यानी तृष्णा। तृष्णा आपका कैसा लिखा जाएगा? देखिए, तृष्णा की बात करेंगे, आपका रॉन्ग आपका जो है करेक्ट वर्ड आपका तृष्णा। विकल्प नंबर डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। 7वां नंबर है, कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? देखिए, कवि कवि आपका एक क्या हो जाएगा? कवि आपका एक पुल्लिंग शब्द हो जाएगा, यहाँ पर पुल्लिंग वर्ड हो जाएगा। और इसका अगर बात करें, अब आपको देखिए यहाँ पर कवित्री तो दे रखा है, लेकिन कवित्री जो आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका करेक्ट वर्ड यही जाएगा कवित्री। ऑप्शन नंबर सी विकल्प इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं। आगे है आपका, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तो देखिए, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम कहते हैं साथियों तत्सम शब्द। कैसे तत्सम शब्द कहते हैं? यहाँ पर विकल्प नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 9वां नंबर है, मौलिक शब्द किस वाक्यांश के प्रयुक्त होता है? मौलिक शब्द किस वाक्यांश के लिए यहाँ पर प्रयुक्त होता है? तो यहाँ पर बात करेंगे मूल से मिलाकर बनाया हुआ, तो ये तो नहीं होगा। और मूल जो किसी की नकल ना हो, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। कि देखिए, मौलिक शब्द किस वाक्यांशों के लिए प्रयुक्त होता है? तो मौलिक शब्द जो होता है जो किसी की नकल ना हो जिसमें, यही हमारा हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी विकल्प यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, इनमें से आकाश का सही पर्यायवाची होगा। आकाश का 10वें नंबर में बात करेंगे आकाश का। तो देखिए, सर तो आपका होगा नहीं, ना ही आपका वासाब होगा, ना ही उत्पल होगा। ये आपको विकल्प नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आकाश का सही पर्याय आपका हो जाएगा व्योम। आसपास शब्द में कौन सा समास है? आसपास। अब यहाँ पर आप देख पाएंगे आपका बीच हाइफन लग गया यहाँ पर, जैसे माता पिता। देखिए, माता पिता हो गया, माता पिता यहाँ पर हो गया, भाई बहन हो गया, भाई बहन हो गया। तो ऐसे में आपका बीच में आपका हाइफन लग जाता है, तो यहाँ पर हमेशा हमारा द्वंद्व समास होता है। क्या होता है? द्वंद्व समास होता है। विकल्प नंबर ए विकल्प यहाँ पर जो हमारा
राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 12 से 16 तक निम्नलिखित गद्यांशों के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है। अब देखिए यहाँ पे 12 से 16 यानी आप गद्यांश सॉल्व करते हैं तो 4 नंबर आपका जो है फिक्स हो जाता है। तो चलिए देखते हैं। शिक्षा बहुत व्यापक शब्द है, उसमें सीखने योग्य अनेक विषयों का समावेश हो सकता है। पढ़ना लिखना भी उसी के अंतर्गत है। इस देश की वर्तमान शिक्षा इस देश की वर्तमान शिक्षा प्रणाली अच्छी नहीं है। इस कारण यदि कोई स्त्री को पढ़ाना आपका अनकार्थी समझे तो उसे प्रणाली को संशोधन कर पाना या करना चाहिए। खुद पढ़ने लिखने को दोष ना देना चाहिए। लड़कों ही लड़कों ही की शिक्षा प्रणाली कौन सी बड़ी अच्छी है। प्रणाली बुरी होने के कारण क्या किसी ने यह राय दी है कि सारे स्कूल और कॉलेज बंद कर दिया जाए। आप खुशी से लड़कियों और स्त्रियों को शिक्षा की प्रणाली को संशोधन कीजिए। उन्हें क्या पढ़ना चाहिए। आगे है कितना पढ़ना चाहिए, किस तरह की शिक्षा जो है देनी चाहिए और कहाँ पर देनी चाहिए, घर या स्कूल में, इन सब बातों पर बहस कीजिए। जी मैं आए सो जो कीजिए, पर परमेश्वर के लिए यह ना कहिए कि स्वयं पढ़ने लिखने में कोई दोष है या आपका यहाँ पर अनर्थकर है। ये अभियान का उत्पादक है, अभिमान का उत्पादक है। वह गृह सुख का नाश करने वाला है। ऐसा कहना सुलहों आना मिथ्या है। तो चलिए यहाँ पर हम गद्यांश तो देख लिया। अब गद्यांश से बनने वाले प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि यहाँ पर अनार्थकारी शब्द का पर्याय यहाँ पर क्या है 12 नंबर में। तो देखिए यहाँ पर आपका अनर्थकारी शब्द का पर्याय क्या हो जाएगा। तो विपरीत अर्थ करने वाला तो नहीं होगा, और यहाँ पर अमौद्रिक अर्थ देने वाला ये भी नहीं होगा, और विशिष्ट अर्थ करने वाला ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा कि अनिष्ट करने वाला। क्या हो जाएगा, अनिष्ट करने वाले को हम यहाँ पर अनार्थकारी शब्द का यहाँ पर पर्याय हो जाएगा। 13 नंबर है, इनमें से कौन सा शब्द यहाँ पर पुल्लिंग के रूप में प्रयुक्त होता है। तो पुल्लिंग यानी आपका पुरुष जाति का बोध कराता है। तो शिक्षा कैसी है, देखिए शिक्षा कैसी है ये तो आपकी स्त्रीलिंग हो जाएगी। शिक्षा कैसी है और शिक्षा कैसी है, और यहाँ पर देखिए अच्छी चीज़ें ये भी आपकी स्त्रीलिंग हो जाएगा। और यहाँ पर बहस चल रही है किसी मीटिंग में, तो ये भी आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। और अभिमान, तुम्हें अभिमान कैसा है, ये हमें मिल गया, यही आपका पुल्लिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर, यही आपका पुल्लिंग हो जाएगा, अभिमान कैसा है। आगे 14 नंबर है, इनमें से कौन सा युग्म सही विकल्प है। गाँव का गाँवें और गृह का गृही, स्कूल का स्कूलें, अनेक का अनेकों। तो अगर देखिए युग्म का सही विकल्प कौन सा है। तो देखिए गाँव का गाँवें, ऑप्शन नंबर ए विकल्प यहाँ पर राइट हो जाएगा। गाँव का गाँवें ये जो हमारा हो जाएगा ये सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विकल्प। आगे है अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहा होगा, वाक्य में कौन सा यहाँ पर काल है। तो अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहा होगा, वाक्य में कौन सा यहाँ पर काल है 15 नंबर में। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रही है, तो बात की जा रही है आपकी संभावना बताई जा रही है, यानी अनुमान लगाया जा रहा है, यानी संभावना बताई जा रही है। तो यहाँ पर संभाव्य भविष्य काल हमारा यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विकल्प इज द राइट आंसर। आगे देखिए 16 नंबर, प्रणाली शब्द का सही अर्थ क्या हो जाएगा। प्रणाली, तो प्रणाली देखिए ये आपकी प्रणाली क्या होती है। तो प्रणाली जो आपकी परंपरा को नहीं दर्शाती है, ना ही राय को दर्शाती है, ये दर्शाती है आपकी पद्धति। किसको, पद्धति को। तो ऑप्शन नंबर सी विकल्प हमारा इनमें राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 17 नंबर है, दिए गए वाक्य रेखांकित खंडों को प्रस्तावित करने के लिए उपर्युक्त विकल्प का चयन कीजिए। यानी सविता पढ़ना लिखना जानती है। तो सविता पढ़ना लिखना जानती है क्या है, ये अपढ़ है, निरक्षर है, साक्षर है या स्वार्थी है। तो यहाँ पर सविता पढ़ना लिखना जानती है, ये क्या है, तो आपकी वह साक्षर है। क्या है, वह साक्षर है, विकल्प नंबर सी इज द हमारा राइट आंसर हो जाएगा, विकल्प नंबर सी। आगे है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। यानी उपर्युक्त आपका कैसा लिखा जाएगा। उपर्युक्त, अगर उपर्युक्त हम लिखें तो उपर्युक्त देखिए उपर्युक्त किस विकल्प में हमारा राइट दिख रहा है। तो
उपयुक्त जो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विकल्प में उपयुक्त हमारा जो है उचित लिखा हुआ है। आगे है 19 नंबर में भौतिक का विलोम यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर भौतिक का विलोम क्या हो जाएगा? तो साथियों भौतिक का देखिए अलौकिक नहीं होता है, ना ही अभद्र होता है, ना ही भविष्य होता है। ये हमारा जो होता है अत्याधुनिक होता है। क्या होता है? विकल्प डी इज द राइट आंसर हमारा 90 नंबर में। आगे देखिए, आगे 20 नंबर में कह रहा है रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का यहाँ पर चयन करें। यानी राम के आग्रह करने पर मैं उसके घर गया। यहाँ पर कह रहा है रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पर रिक्त स्थान में अधिक, तो राम के आग्रह करने पर, राम के बहुत आग्रह करने पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर राम के बहुत आग्रह करने पर मैं उसके घर गया। क्या हो जाएगा साथी? यहाँ पर अगर ए विकल्प हम यहाँ पर लगाएं तो ज़्यादा उचित होगा कि राम के बहुत आग्रह करने पर जो है, या राम के अधिक आग्रह करने पर मैं उसके घर गया। आग्रह देखिए अधिक राम के अधिक आग्रह करने पर मैं उसके घर गया। यहाँ पर ऑप्शन नंबर इधर ए विकल्प हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हाथ से लिखा हुआ शब्दों के लिए एक शब्द आपको बताना है। हाथ से लिखा हुआ शब्दों के लिए एक शब्द यहाँ पर आपको तैयार करना है 21 नंबर में। तो देखिए आपका हस्तलाघव नहीं होगा, ना ही निम्नलिखित होगा और ना ही हस्तक्षेप होगा। ऑप्शन नंबर डी विकल्प इज द राइट आंसर कि हस्तलिखित हम कहते हैं हाथ से लिखा हुआ या हाथ से तैयार हुआ हमारा हस्तलिखित कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। 22 नंबर है रिक्त स्थान के भरने के लिए उपयुक्त शब्द का यहाँ पर चयन कीजिए। साहित्य और जीवन का क्या है? क्या है डैश डैश यहाँ पर? तो साहित्य और जीवन का यहाँ पर देखिए घोर तो होगा नहीं, ना ही पक्का होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रगाढ़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पर साहित्य और जीवन का यहाँ पर प्रगाढ़ संबंध है। क्या साथियों? ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी विकल्प प्रगाढ़ संबंध यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर फिर आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है और कह रहा है उसकी बुद्धि बड़ी है डैश डैश है। तो यहाँ पर देखिए उसकी बड़ी बुद्धि क्या है? बड़ी बुद्धि देखिए विकृति आपकी नहीं होगा, ना ही विशाल होगा और ना ही आपकी बुद्धिमान होगा। हमारा इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि उसकी बुद्धि बड़ी सूक्ष्म है। क्या है? उसकी बुद्धि बड़ी सूक्ष्म है। 24 नंबर नदी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो नदी का पर्यायवाची शब्द क्या क्या होता है? तो देखिए अब यहाँ पर अगर नदी का पर्यायवाची शब्द देखिए तो आपका देखिए एक आपका होता है निरक्षरिणी। क्या हो जाएगा? निरक्षरिणी। यहाँ पर एक आपका ये हो जाएगा। उसके बाद आपका हो जाएगा शैलजा। क्या हो जाएगा? शैलजा। और शैलजा के बाद आपका जलमाला। जलमाला जलमाला। उसके बाद सरिता। सरिता। और सरिता के बाद आपका तटनी। यह सब किसके हैं? तटनी। एक मिनट, तटनी। ये सब किसके हैं? तो ये सब जो हैं आपके यहाँ पर नदी के पर्यायवाची शब्द हैं। आगे है तो 25 नंबर होम कर देना मुहावरे का अर्थ है। होम कर देना यहाँ पर मुहावरे का अर्थ देखिए संकित करना नहीं होगा, यहाँ पर नष्ट कर देना। क्या हो जाएगा साथियों? होम करना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा नष्ट कर देना या विसर्जित कर देना। 26 नंबर है रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का यहाँ पर चयन करें। तो दिल्ली से अनेक पात्रों और पत्रिकाओं को डैश डैश होता है। तो क्या हो यहाँ पर होता है 26 नंबर में? तो देखिए प्रकाशन हो जाता है। क्या हो जाएगा? निर्माण तो नहीं होगा, ना ही निकलता है, ना ही बनना है। तो यहाँ पर प्रकाशन हो जाएगा कि दिल्ली से अनेक पत्रों और पत्रिकाओं का यहाँ पर क्या होता है? प्रकाशन होता है, यानी पब्लिकेशन होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए विकल्प हमारा राइट हो जाएगा। दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। तो ये देखिए इस नश्वर संसार के भोग विलास की सामग्रियां क्षण भंगुर हैं।
तो यहाँ पर बात करेंगे इस नस्वर के बाद। देखिए यहाँ पर कह रहा है इस नस्वर है या भोग विलास की सामग्रियाँ भी या क्षणभंगुर हैं या संसार के। इसमें किस पार्ट में आपको त्रुटि नज़र आ रही है? तो देखिए बी विकल्प में। किसमें? बी विकल्प में भोग विलास का। क्या? भोग विलास का सामग्रियाँ भी। तो भाग में त्रुटि है यहाँ पर भोग विलास की सामग्रियाँ, भोग विलास की। यहाँ पर देखिए की आपका, देखिए यहाँ पर की होना चाहिए था, की सामग्रियाँ, सामग्रियाँ भी शब्दों का होगा। तो यहाँ पर हम देखिए यहाँ पर का लगा हुआ है, लेकिन का आपका नहीं लगेगा, यहाँ पर की लगेगा। इस वजह से इस भाग में आपकी त्रुटि है। आगे देखिए त्याग का विलोम शब्द होगा। त्याग का विलोम क्या होता है? तो त्याग का विलोम देखिए, त्याग का, देखिए त्याग देना, उसके बाद ग्रहण कर लेना, ये एक दूसरे के अपोजिट हमारा हो जाएगा। 29 नंबर है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। मेरा धर्म के कर्म कामों में सहयोग करना चाहिए। तो धर्म के कामों में सहयोग करना चाहिए, ये क्या हो जाएगा? तो चलिए विकल्प देखते हैं 29 नंबर में। तो धर्म के कामों में सहयोग करना चाहिए, तो हमारा हो जाएगा क्या? कि धर्म के प्रस्थापित करने के लिए यानी धार्मिक होगा। क्या हो जाएगा? धार्मिक हो जाएगा। विकल्प बी हमारे यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सही बर्तनी वाला शब्द का यहाँ पर चयन करना है। तो विषाद आपको कैसा लिखा जाएगा? तो विषाद हमारा देखिए ऑप्शन नंबर ए विकल्प में सही है। ऑप्शन नंबर ए विकल्प में हमारा बिल्कुल सही है, विषाद। आगे देखिए विषाद का अर्थ हमारे यहाँ पर जो होता है दुख से होता है। आगे देखिए यहाँ पर हम जो है रीजनिंग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर 31 नंबर है। तो देखिए यहाँ पर अगर 4 समूह दिए गए हैं, इनमें से 3 किसी तरह से समान है जबकि एक अलग है, उसी असंगत अक्षर का आपको यहाँ पर चयन करना है। तो एस टे और टे रे और ए वे, उसके बाद सी एल ए वाई। तो यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें ए, देखिए ए यहाँ पर आपका एक बार यूज हुआ है, ए यहाँ पर एक बार यूज हुआ है, ए यहाँ पर एक बार यूज हुआ है। लेकिन इसमें अगर देखें विकल्प नंबर सी में ए हमारा 2 बार यूज हुआ है। कितनी बार? ए हमारा यहाँ पर 2 बार यूज हुआ है। ऑप्शन नंबर सी विकल्प यहाँ पर हमारा अलग हो जाएगा। यही बस इसका पैटर्न था। ए यहाँ पर हमारा 2 बार यूज हुआ है, इस वजह से ये हमारा जो है असंगत हो जाएगा। आगे है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद यहाँ पर पहले पद से संबंध रखता है। तो अगर हम देखें, देखिए आर है यहाँ पर, आर ओ लिखा है ना, तो आर ओ को हम यहाँ पर लास्ट में कर दें, आर ओ को यहाँ पर हम लास्ट में कर दें। उसके बाद देखिए उसके बाद फिर सीधे हमें क्या कर देना है? आर ओ को लास्ट में करके फिर हमें सीधे यही उतार देना है। क्या कर देना है? यही सेम कॉपी कर देना है। आपका आर ओ यहाँ पर लिखा हुआ है, आर ओ को हमें लास्ट में लिख देना है और सेम जो है आपका सेबरी लिखा हुआ है, सेबरी को हम यहाँ पर कॉपी कर देंगे। बस यही हमें करना है। देखिए आपका यहाँ पर जैसे यहाँ पर आपका ब्यूटीफुल लिखा है, तो बी को हमें क्या कर देना है? लास्ट में कर देना है। बी को हमें लास्ट में कर देना है। तो देखिए बी को जब लास्ट में करेंगे, ना ही आपका ऑप्शन ए में दिख रहा है, ना ही ऑप्शन बी में दिख रहा है, केवल आपका ऑप्शन सी में दिख रहा है। तो बाकी ऑप्शन डी में भी नहीं है। इस वजह से हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। देखिए आपका जैसे यहाँ पर रोज रोज सेबरी लिखा हुआ है ना, बस आर को आर ओ आपका यहाँ पर है ना, आर ओ को यहाँ पे लास्ट में कर देना है। उसके बाद सेम आपको यहीं पर कॉपी करके यहाँ पर आगे इसके लिख देना है। उम्मीद करता है ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। आगे देखिए कह रहा दिए गए विकल्पों में से संबंधित युगल का चयन कीजिए। सेल्सियस का यहाँ पर तापमान दे रखा है, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर इनका संबंध पूछा रहा है। तो किलोमीटर का दूरी दे रखा है, बैंक नोट का कार्यालय, मीटर का जल और आपका यहाँ पर बल्ब का विद्युत धारा। तो यहाँ पर देखिए जिस प्रकार सेल्सियस में तापमान को मापा जाता है, क्या किया जाता है साथियों? सेल्सियस में तापमान को मापा जाता है, ठीक उसी प्रकार किलोमीटर को किस में नापा जाता है? किलोमीटर को जो है हम दूरी में मापते हैं। किसको? किलोमीटर में हम दूरी नापते हैं। इस वजह से हमारा
ए विकल्प यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। और उस विकल्प का चयन करें जो दर्पण के दाईं ओर रखे जाने पर आकृति दर्पण के छवि से सर्वाधिक आपकी मेल खाती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं छोटा कर दूँ क्वेश्चन को। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रश्न आकृति है, इधर आपका दर्पण प्रतिबिंब रखा हुआ है। तो सबसे पहले अगर हम देखें, जेड आपका जो है दर्पण के ज़्यादा नज़दीक है। कौन है साथियों? जेड आपका दर्पण के ज़्यादा नज़दीक है, तो सबसे पहले तो हमारा जेड ही आएगा। लेकिन जेड आपका देखिए यहाँ पर सीधा आ गया है विकल्प नंबर डी में, क्योंकि जेड आपका जो है इस तरीके से बन जाएगा। जेड इस तरीके से बन जाएगा, तो यहाँ पर केवल ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रहा है। और 7 जो है आपका यहाँ पर उल्टा बन जाएगा। इसके बाद आपका 7 है ना, देखिए यहाँ पर 7 है, तो इसके साथ 7 जो आपका इस तरीके से बन जाएगा। केवल ऑप्शन नंबर ए में है, ना ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है और ना ही आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप में रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए श्रृंखला को पूरा करेगा। तो 2, 7, 5, 10, 8 और 13। तो यहाँ पर अगर देखें आपका दो, अगर यहाँ पर देखें 3 का गैप है, 3 2 हमारा 5 हो जाएगा। उसके बाद 5 3 हमारा कितना हो जाएगा? 5 3 8 हो जाएगा। और 8 3 कितना हो जाएगा? 8 3 हमारा यहाँ पर 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा साथियों? 11 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 7 और 3 हमारे यहाँ पर 10 हो जाएगा। और 10 3 हमारा कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 11 होना चाहिए। यहाँ पर विकल्प में हमारा 11 होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप से रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए श्रृंखला को आगे देखते हैं। यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए श्रृंखला को पूर्ण करेगी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कौन सा हमारा पूर्ण करेगी? तो देखिए यहाँ पर अगर हम करें तो क्या दे रखा है आपका? देखिए ए है, उसके बाद आपका क्या है? बी है, फिर आपका क्या है? फिर आपका ए बी ए बी है। उसके बाद आपका क्या है? फिर आपका ए बी सी है, ए बी सी। उसके बाद फिर क्या है? ए बी सी डी, ये वाला चीज़ है। तो देखिए बस क्या करना है आपको, ए को इधर ला देना है, बी को इधर लाना है, फिर आपको ए को इधर लाना है। एक मिनट, ए को आपको जो है इधर लाना है। उसके बाद बी को आपको ऐसे ही रह देना है। सी को आपको इधर लाना है। सी को आपको क्या करना है? इधर लाना है। फिर आपका देखिए ए बी सी डी है, डी को इधर ला देंगे। उसके बाद ए को इस साइड ले आएंगे। उसके बाद सी को इधर और बी को इधर। तो यहाँ पर देखिए आपका बी ए, उसके बाद आपका सी बी ए, उसके बाद आपका डी सी बी ए, डी सी बी ए। तो डी सी बी ए देखिए ऑप्शन नंबर किस में है? डी सी बी ए ऑप्शन नंबर केवल ए विकल्प में है। डी सी बी ए यहाँ पर जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर 37 नंबर में दी गई आकृति श्रृंखला में आगे आने वाले विकल्पों को चुनना है। तो यहाँ पर प्रश्न आकृति है और फिर आपके सामने उत्तर आकृति यहाँ पर दे रखा है। तो चलिए उत्तर बताइए। और यहाँ पर प्रश्न आकृति यहाँ पर नज़र आ रही है, फिर आपको यहाँ पर उत्तर आकृति नज़र आ रही है 37 नंबर में। तो यहाँ पर देखिए आपका तो यहाँ पर देखिए पैटर्न अगर हम देखें तो पैटर्न तो एक आपका एक देखिए, ये जो आपका डॉट दिख रहा है ब्लैक डॉट, इसमें आपका 3 बार आया है, फिर इसमें आपका 4 बार आया है, इसमें आपका 5 बार आया है। फिर यही पैटर्न हमारा फॉलो होगा, जैसे इसमें आपका 3 बार आ गया, फिर इसमें आपका 4 बार आ गया, फिर नेक्स्ट जो आपका आएगा ना उसमें आपका डॉट आपका 5 बार आएगा। ये डॉट आपका 5 बार आएगा, लेकिन सभी में आपका डॉट 5 बार दिख रहा है। सभी में आपका डॉट जो है यहाँ पर 5 बार दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए एक चीज़, यहाँ पर देखिए ये चीज़ें कॉमन दिख रही हैं। ये चीज़ें आपकी कॉमन दिख रही हैं। तो यहाँ पर अगर बात करेंगे साथियों, विकल्प बी हमारा यहाँ पर जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये बी विकल्प हमारा जो है ना आपका, अब ये हमारे यहाँ पर जो है श्रृंखला को पूर्ण करेगा।
38 नंबर है, किसी निश्चित कूट भाषा में टीम को इतना लिखा जाता है, उसी प्रकार पैन को जो है किस प्रकार लिखा जाएगा। तो यहाँ पर क्या दे रखा है आपका साथियों, देखिए यहाँ पर आपका है टीम, टी है, उसके बाद आपका आई है, उसके बाद आपका एम है, TIM है। अब इसको क्या लिखा जा रहा है, इसको जी लिखा जा रहा है आपका RG, उसके बाद आपका के। तो यहाँ पर टी हमारा जो जो होता है वह 20 नंबर पे होता है, आई हमारा 9 नंबर पे, एम हमारा 13 नंबर पे, और आर 18 नंबर पे, जी 7 पे, और के हमारा 11 नंबर पे है। तो इनका डिफरेंट चलिए देखते हैं इनका डिफरेंट। तो यहाँ पर 20 से हम 18 पे जाते हैं तो माइनस का 2 होगा। अब 9 से 7 पे जाते हैं तो यहाँ भी हम माइनस का 2 हो जाएगा, और 13 से 11 पे जाते हैं तो माइनस का 2 हो जाएगा, यानी माइनस का 2 का पैटर्न हमारा यहाँ पर फॉलो हो रहा है। तो चलिए देखते हैं आपको क्या लिखा है, पी है, ए है, आई है, एन है, और ई है। तो यहाँ पर देखते हैं हम जो है इनका नंबरिंग कर दें तो ई हमारा 5 पे होता है, एन 14 पे होता है, उसके बाद आई हमारा 9 पे होता है, ए हमारा 1 पे होता है, और पी हमारा 16 पे होता है। तो चलिए, और पी 14 से 2 घटाएंगे, 16 से 2 घटाएंगे 14 आएगा, और 14 पे हम जानते हैं कि आपका एन होता है। उसके बाद ए में से हम माइनस का 2 करेंगे, कितना करेंगे, माइनस का 2 करेंगे, तो ए के बाद जेड आएगा, उसके बाद हमारा यहाँ पर 25 आ जाएगा, और 25 पे हमारा क्या होता है, वाई होता है। उसके बाद यहाँ पर 9, और 9 में से हम जैसे ही माइनस का 2 करेंगे 7 आएगा, 7 पे हमारा क्या होता है, जी होता है, क्या होता है, 7 पे जी होता है। उसके बाद एन हमारा 14 पे होता है, जैसे ही माइनस का 2 करेंगे तो 14 के बाद हमारा 12 आ जाएगा, और 12 पे हमारा क्या होता है, एल होता है। उसके बाद ई हमारा 5 पे होता है, और इसमें से -2 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। तो यहाँ पर NYGLB, 1 मिनट, 5 पे है ना, तो आपका 2 घटेगा तो आपका जो है 3 आएगा, 3 पे हमारा क्या होता है, 3 पे हमारे यहाँ पर सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो यहाँ पर विकल्प नंबर डी, NYGLC विकल्प हमारा जो है राइट हो जाएगा। आगे है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द युगल का यहाँ पर चयन करें। दांत क्या है, दांत का काम क्या है, काटना। तो यहाँ पर जिस प्रकार भोजन को हम दांत से चबाकर खाते हैं, क्या करते हैं, भोजन को दांत से चबाकर खाते हैं, उसी प्रकार हम अगर यहाँ पर देखिए टांग से क्या करते हैं, टांग से हम टहलने का काम करते हैं, यानी वॉकिंग करते हैं। तो यहाँ पर झाड़ू जो है, झाड़ू टहलता नहीं है, और ट्यूबवेल लाइट उष्मा नहीं देता है, आपका उजाला देता है ट्यूब लाइट, और भोजन जो है सुगंधित नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए विकल्प हमारे यहाँ पर राइट हो जाएगा, यानी टांग से हम क्या करते हैं, टहलने का काम करते हैं। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर क्या पैटर्न लग रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारा गुणा करने पर तो 452 आएगा नहीं। एक बार हम इनका स्क्वायर करा के देख लेते हैं, तो 14 का स्क्वायर करा देते हैं, उसके बाद हम क्या करा देते हैं, प्लस करा देते हैं 16 का स्क्वायर। 14 का स्क्वायर कितना होता है, 14 का स्क्वायर 196 होता है, प्लस उसके बाद 16 का स्क्वायर हमारा कितना होता है, 256 होता है। अब इनको ऐड कर देते हैं तो 6 6 12 का 2 हो गया, और 9 9 9 5 14, 1 15 का 5 हो गया, और यहाँ पर 2 1 3 1 हमारा 452 यहाँ पर जो हमारा आ जाएगा, जो कि यहाँ पर आपका आया हुआ है। फिर हमें क्या करना है, यहाँ पर 13 का स्क्वायर कर देना है, प्लस आपका यहाँ पर 17 का स्क्वायर कर देना है। 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 यहाँ पर होता है, प्लस 17 का स्क्वायर होता है 289 होता है। तो यहाँ पर जो है 169 289 को हम ऐड करते हैं तो 458 हमारा जो है आंसर आ जाएगा। 458 केवल ऑप्शन नंबर बी विकल्प में है, ऑप्शन नंबर बी विकल्प हमारे यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 4 दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी तरह से समान है जबकि एक अलग है। उसी विकल्प को आपको यहाँ पर शब्द को चुनना है। तो यहाँ पर देखिए भगवत गीता है, बाइबिल है, कुरान है, और जीसस है। तो यहाँ पर देखिए जैसे भगवत गीता हो गया आपका हिंदुओं का, किसका, हिंदुओं का पवित्र जो है यहाँ पर पवित्र ग्रंथ है। बाइबिल जो है आपका ईसाइयों का यहाँ पर ग्रंथ है, और कुरान जो है आपका यहाँ पर मुसलमान का है। तो ये आपका जीसस जो आपका हो जाएगा यहाँ पर अलग हो जाएगा। जीसस क्या है, आपके धर्म प्रवर्तक हैं, क्या है जीसस क्या है, ईसाई धर्म के प्रवर्तक यानी प्रचार करने वाले हैं। आगे देखिए यहाँ पर 4 भाई हैं,
PQRS एक होटल में जाते हैं और वे लोग 4 कमरे में संख्या 301, 302, 303 और 304 में यहाँ पर ठहरते हैं। PR के कमरा संख्या का योगफल 603 है। R और S के कमरा का संख्या का योगफल 604 है। तो PQR के कमरा संख्या का योगफल क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर P प्लस R, थोड़ा सा मैं क्वेश्चन को छोटा कर दूँ। तो यहाँ पर देखेंगे अगर, तो आपका P प्लस R का कितना है? P प्लस R का, तो यहाँ पर P का देखिए 301 है। P का कितना है? 301 है। उसके बाद आपका R का कितना है? तो R का आपका यहाँ पर P का, Q का और R का। तो हमें क्या करना है, सीधे PQR का देखते हैं। तो PQR कमरक संख्या का योगफल, तो P का कितना है? तो P का देखिए, P का आपका 302 है। तो चलिए, क्या इसके आप लोगों के लिए इसको होमवर्क रख दिया जाए? तो चलिए 42 नंबर आपके लिए होमवर्क रहेगा। क्या रहेगा साथियों? 42 नंबर यहाँ पर मैं आपके लिए होमवर्क रखता हूँ। तो फटाफट स्क्रीनशॉट लेकर आप कमेंट बॉक्स में इसे बताइएगा। यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि PQR के कमरा संख्या का योगफल क्या होगा? तो चलिए, ये आप फटाफट 42 नंबर का स्क्रीनशॉट लीजिए और कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर भेजिएगा। और 43 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर आकृति दी गई आकृतियों को पूरा करेगी? तो यहाँ पर देखिए प्रश्न आकृति है, इधर आपकी उत्तर आकृति है। क्या है? तो उधर आपकी प्रश्न आकृति है, उधर आपकी उत्तर आकृति है। तो यहाँ पर देखिए सेम फूल बनेगा आपका, इस तरीके से यहाँ बनेगा और इस तरीके से यहाँ बनेगा। और एक आपका देखिए यहाँ पर इस तरीके से आएगा और ये आपका यहाँ पर डॉट बनेगा। तो ये केवल आपको ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है, बाकी आपका किसी में नहीं है। और नीचे दी गई प्रश्न आकृति के अनुसार एक कागज़ को मोड़कर काटा जाता है। इस कागज़ को खोलने पर दी गई आकृतियों में से कौन सी आकृति यहाँ पर दिखाई देगी? तो प्रश्न आकृति है यहाँ पर। तो यहाँ पर प्रश्न आकृति है, उसके बाद आपको यहाँ पर उत्तर आकृति दिखाई। देखिए कागज़ को यहाँ पर मोड़ दिया गया, फिर आपका इस शेप में मोड़ा गया, फिर इस शेप में आपका काट के निकाल दिया गया। तो अगर इसे खोलेंगे तो आपको कैसा दिखाई देगा? तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए आमने सामने तो आपका दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पर देखिए आपको दो तो नहीं दिखाई देगा, क्योंकि कागज़ के 4 हिस्सों में मोड़ा गया है। तो ये एक दूसरे के, यहाँ पर देखिए एक दूसरे के आपके अपोजिट तो होंगे नहीं, एक दूसरे के आपके यहाँ पर एक लाइन में नहीं जाएंगे। इस तरीके से एक लाइन में तो नहीं जाएंगे, ये एक दूसरे के क्या होंगे? आपके समान होंगे। ये देखिए एक दूसरे के पीछे नहीं है, एक दूसरे के समान होंगे, यानी इनकी नोक जो है इस तरीके से आपस में यहाँ पर अटैच होगी। उस विकल्प का यहाँ पर चयन करें जो सही रूप में रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए यहाँ पर श्रृंखला को पूरा कर सकती है। तो यहाँ पर अगर 0.3 दे रखा है, कितना दे रखा है साथियों? 0.3 दे रखा है। उसके बाद आपका 0.8 है, 0.8 है। उसके बाद 2.3 है। उसके बाद आपका 4.8 है। उसके बाद देखिए अगर यहाँ पे आके क्या कर दें, तो इसमें चलिए हम डिफरेंट लेकर देखते हैं डिफरेंट क्या मिला। तो 0 पॉइंट से हमें यहाँ पर क्या है? तो 0.5, कितने का? 0.5 का यहाँ पर हमें जो है डिफरेंट देखने को मिल रहा है। कितने का साथियों? 0.5 का यहाँ पर हमें डिफरेंट देखने को मिल रहा है। फिर यहाँ से हम गैप देखें 0.8 से 0.2 का, तो यहाँ पर 1 पॉइंट आपका 5 का, कितने का? 1 पॉइंट यहाँ पर 5 का हमें डिफरेंट दिखने को मिल रहा है। फिर यहाँ से गैप देखें तो यहाँ पर हमें 5, उसके बाद 1.5, उसके बाद 2.5 और उसके बाद क्या है आपका 4.8 के बाद आपका क्या है? 8.3 है। कितना है? 4 पॉइंट के बाद अगर हम देखें हमें 2.5 का गैप मिला, उसके बाद हमें गैप कितना मिलना चाहिए? 2.5 के बाद हमें 3.5 का, कितने का? तो हम यहाँ पर 2.5 में अगर हम जो है यहाँ पर 3.5 ऐड कर दें, 3.5 ऐड कर दें, तो यहाँ पर जो हमारा विकल्प क्या आ जाएगा? तो
तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी विकल्प हमारा जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी विकल्प हमारा जो है हमें मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विकल्प इज द राइट आंसर। सामान्य जानकारी यहाँ से हमारा जीके स्टार्ट होता है और कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थिर पूंजी के रूप में नहीं माना जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे आपका उपकरण यानी औजार तो होगा नहीं और ना ही आपके मशीनें होंगी। ये सी विकल्प आपका मुद्रा हो जाएगा। देखिए, सावधि संपत्ति आपकी मूर्त संपत्तियां हैं जिन्हें आसानी से नकद में परिवर्तित किया जा सकता है। यह दीर्घकालिक परिसंपत्तियों के अधिग्रहण और रखरखाव का प्रतिनिधित्व करता है। कह रहा प्रच्छन्न बेरोजगारी प्रमुख रूप से डैश डैश में पाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए शहरी क्षेत्र से नहीं होगा, अर्ध शहरी क्षेत्रों से नहीं होगा, ग्रामीण क्षेत्रों में। कहाँ पर बेरोजगारी सबसे अधिक है? आपकी ग्रामीण क्षेत्रों में। तो छिपी बेरोजगारी का तात्पर्य होता है कई कर्मचारी उत्पादक काम में लगे हुए हैं। उदाहरण के लिए भारतीय गांव में जहां इस रूप में अधिकांश बेरोजगार आपके मौजूद हैं, लोग कृषि कार्यों में जाहिर तौर पर लगे हुए हैं। भारत के पहले मुख्य सचिव आयुक्त निम्नलिखित में से कौन थे? देखिए, केबी के सुंदरम नहीं होंगे, ये थे। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। सुकुमार सेन। सुकुमार सेन एक भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी थे जो आपके 1950 से लेकर 1958 तक भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे और उनके नेतृत्व में चुनाव आयोग ने 1951 और 52 और 1957 में भारत के 2 आम चुनाव का सफलतापूर्वक यहाँ पर प्रक्षेपित किया। भारत में राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ निम्नलिखित में से कौन दिलाता है? तो यहाँ पर देखिए आपका उपराष्ट्रपति नहीं होगा, ना ही आपका प्रधानमंत्री होगा। यहाँ पर चलिए देखते हैं भारत के राष्ट्रपति का पद अगर बात करेंगे तो यहाँ पर आप उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा कि प्रत्येक राष्ट्रपति और राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने वाले प्रत्येक व्यक्ति और राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करने से पहले, अपने पद धारण करने से पहले भारत का मुख्य न्यायाधीश उनकी अनुपस्थिति में या उपस्थिति में कार्यालय और गोपनीयता की शपथ दिलाई जा सकती है। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक स्थान रावी नदी के किनारे पर यहाँ पर स्थित है? सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान रावी नदी के किनारे पर स्थित था? 50 नंबर है। तो देखिए, लोथल नहीं था, ना ही मोहनजोदड़ो था, ना ही चंद्रवदड़ो था। ये ऑप्शन नंबर डी ये था हमारा क्या? हड़प्पा। यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा के बाद हड़प्पा, इसे पहले हड़प्पा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? हड़प्पा कहा जाता, लेकिन उसके बाद इसे हड़प्पा कहा जाने लगा। और इसकी खुदाई साइड आपकी 1920 में, कब? इसकी खुदाई साइड 1920 के दशक में खुदाई के बाद सामने आया था, जो पंजाब प्रांत के ब्रिटिश प्रांत में था। अब यह पाकिस्तान के हड़प्पा रावी नदी के किनारे पर स्थित है। टीपू सुल्तान को ब्रिटिश सेना ने डैश डैश एंगल मैसूर के युद्ध में पराजित किया था। तो देखिए यहाँ पर बात करेंगे 51 की। तो तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध आपका कब हुआ था? 1790 से आपका यहाँ पर 92 में टीपू सुल्तान ने 1789 में 89 के आसपास राज्य त्रिवेणकोर पर हमला किया, जो ब्रिटिश सहयोगी था। गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस ने ब्रिटिश सेनाओं को आदेश दिया था कि जिसके परिणामस्वरूप युद्ध 3 साल तक चला और यह मैसूर के लिए एक बड़ी घटना थी। यहाँ पर बात करेंगे ऑप्शन नंबर सी, यह तीसरा था। क्या था? तीसरे एंगल मैसूर युद्ध में 1790 और 92 में टीपू सुल्तान ने 1789 के पास के राज्यों को त्रावणकोर पर हमला किया, जो ब्रिटिश सहयोगी था। निम्नलिखित में से कौन सा एक भूदृश्य बहते जल या नदी से निर्मित नहीं होता है? तो यहाँ पर 52 में बात करेंगे आपका बी आकार की घाटी नहीं होगा, विसर्व भी नहीं होगा और ना ही आपका गड्ढा होगा। हो जाएगा आपका हिमोड हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर? हिमोड इज द राइट आंसर। यानी एक माइरोन, एक पिघलती ग्लेशियर द्वारा यहाँ पर छोड़ी गई सामग्री आमतौर पर मिट्टी और चट्टान होती है। जैसे ही नदियाँ और मलबे और गंध के सभी प्रकार के साथ चलती है तो आखिरकार यह डेल्टा बनाने के लिए तैयार हो जाती है। भारत में ताजे फल का प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो भूजल है, महासागरीय जल है, टैंक है या जलप्रपात है? तो शहरी और ग्रामीण
तो 53 नंबर है। अगर इसमें बात करें साथियों तो भारत में ताजे फल का अगर यहाँ पर बात करेंगे स्रोत कौन सा है, तो हमारा भूजल हो जाएगा, यानी भूमि से जो आपका जल निकलता है भूजल हमारे यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा। शहरी और ग्रामीण भारत दोनों में भूजल पेयजल का प्रमुख स्रोत है। इसके अलावा यह कृषि और औद्योगिक क्षेत्र के लिए पानी का एक महत्वपूर्ण स्रोत रहा है। आगे देखिए, मानव शरीर में भोजन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग से जो है शुरू हो जाता है। तो मानव शरीर में भोजन का जो पाचन आपके मुख से ही शुरू हो जाता है, क्योंकि लार इसी में मिलाकर जो है पेट के साथ आपके जाते हैं। तो आपका मुख हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा एक पौधा में कोशिका विभाजन की क्षमता रखता है। पैराकाइनम है, आपका सुलोरेनिकाइमा है, जाइलम है और शीर्ष विभाजक है। तो यहाँ पर देखिए, अगर बात करेंगे तो आपका यहाँ पर विकल्प नंबर डी राइट हो जाएगा। कौन सा विकल्प नंबर यहाँ पर डी राइट हो जाएगा आपका। देखिए, जिसे बढ़ती हुई टिप में कहा जाता है, एक पौधे में जड़ें और बढ़ती युक्तियों में पाया जाता है। अपरिभाषित मैरोमैस्मिट उत्तक होता है। इसका मुख्य कार्य जड़ों और शूटिंग के सुझावों और कलियों के निर्माण में युवा रोपड़े में नई कोशिका विकास की दर को जो है यहाँ पर सिर से ट्रिपक करना है। इनमें से कौन सा एक वास्तविक मछली है। तो यहाँ पर बात करेंगे आपका, देखिए जेली फिश, डोंग फिश क्या हो जाएगा यहाँ पर। देखिए, मछली शब्द का सबसे पहले सख्ती से किसी भी जानवर के एक रीढ़ की हड्डी के साथ वर्णन करने के लिए उपयोग किया जाता था, जिसमें पूरे शरीर में गिल होता था और पंख के आकार के अंग होते थे। मछली के रूप में जाने वाला कई प्रकार के जलीय जानवर इस संख्या के अर्थ में मछली नहीं है। उदाहरण की बात करें आपके सेलफिश, कैटल फिशर, स्टार फिश और क्रेफिश और जेली फिश, ये सब आपके जो है यहाँ पर शामिल नहीं है। तो ये सब आपके गलत हो जाएंगे। ये हमारा हो जाएगा डोंग फिश। कह रहा, जब कोई कार विराम से अचानक चल पड़ती है बैठे सवार पीछे की ओर की तरफ झुक जाते हैं। और यह घटना किस चीज़ का उदाहरण है, न्यूटन के कौन से यहाँ पर नियम का उदाहरण है। यानी व्यक्ति कार में बैठा हुआ है, अचानक अगर जो है ब्रेक लग जाए तो व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है। तो यह न्यूटन के कौन से नियम का यह उदाहरण है 57 नंबर में। तो यह न्यूटन का आपका प्रथम नियम है, यानी जड़त्व का नियम। यानी न्यूटन का प्रथम नियम के अनुसार प्रत्येक पिंड तक अपनी विरामावस्था अथवा सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में रहता है, जब तक उस पर कोई बाह्य बल जो है अन्यथा बाह्य व्यवहार के लिए विवश ना किया जाए। इसे हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। और गैलीलियो ने भी जड़त्व का नियम के बारे में बताया है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा तरंग जल की सतह पर एक गतिशील मोटर बोट द्वारा उत्पन्न तरंग का एक उदाहरण है। तो 58 नंबर है। तो देखिए, आपका केवल अनुदैर्ध्य केवल आड़ी तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनुदैर्ध्य और आड़ी दोनों। यहाँ पर बात हो गई 58 की। तो गहरे पानी की सतह में एक मोटर बोट नौकायान द्वारा उत्पादित जल तरंगे अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ तरंगे दोनों होती है, क्योंकि लहरें माध्यम के कणों में ट्रांसवर्स के साथ साथ पार्श्व कंपन उत्पन्न करती है। और 59 नंबर है, निम्नलिखित में से कंप्यूटर कुंजी द्वारा छोटे अक्षरों के बड़े अक्षरों में बदला जाता है। तो यहाँ पर बात करेंगे निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर कुंजी कुंजी छोटे अक्षरों को बड़े अक्षरों में जो है यहाँ पर बदला जाता है। तो यहाँ पर बात करेंगे आपका कैप्स लॉक। कैप्स लॉक, देखिए कैप्स लॉक कंप्यूटर के बोर्ड की एक कुंजी होती है जो उपयोगकर्ता को शिफ्ट कुंजी को दबाए बिना सक्रिय की जाने वाले आपके अपर केस में अक्षरों को उत्पन्न करने के लिए अनुमति देता है। और यह है आपका टॉगल कुंजी है, जो टैब कुंजी के एक कंप्यूटर के बोर्ड के बाईं ओर जो है हमारा पाया जाता है। आगे है, परमाणु के एक मौलिक कण प्रोटीन की खोज किसने की थी। तो परमाणु के एक मौलिक कण और प्रोटीन की खोज किसने की थी। तो देखिए, बात करेंगे किसकी, तो रदरफोर्ड की। देखिए 1909 में, कब, तो 1900
9 में रदरफोर्ड ने अपने प्रसिद्ध स्वर्ण पन्नी प्रयोग में प्रोटॉन की खोज की। इलेक्ट्रॉन की खोज के बाद जे थॉमसन ने यह महसूस किया कि नकारात्मक इलेक्ट्रॉनों को संतुलित करने और विद्युत तटस्थ परमाणु बनाने के लिए परमाणु की भीतरी सकारात्मक चार्ज केंद्र होना चाहिए। न्यूक्लियस की खोज में रदरफोर्ड ने दर्शाया कि सकारात्मक परमाणुओं की वैल्यूम के बहुत छोटे छोटे हिस्से होते हैं। ग्रीष्म ऋतु में मिट्टी के घड़ों में रखा पानी डैश डैश प्रक्रिया की घटना के कारण ठंडा हो जाता है। तो गर्मी में आपने देखा होगा, गर्मी अभी चल रही है और अगर हम घड़े में पानी रख देते हैं तो यह आपका बिल्कुल ठंडा हो जाता है। तो यह प्रक्रिया किसका उदाहरण है? तो 61 में बात करेंगे साथियों, ये हो जाएगा आपका, देखिए परासरण का नहीं है, ये आपका भाप के कारण, किसके द्वारा, यानी देखिए मिट्टी के बर्तन में पानी छिद्रों के माध्यम से जल्दी वाष्पित हो जाता है। शीतलन वाष्पीकरण के कारण वाष्पीकरण की प्रक्रिया के द्वारा कुछ गर्मी का उपयोग किया जाता है। यह ऊर्जा पानी की से सोख लेता है, इससे पानी की शेष मात्रा में तापमान कम हो जाता है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव निर्मित पर्यावरण नहीं है? तो 62 में अगर बात करेंगे मानव निर्मित, तो स्विमिंग पूल आपका नहीं है। स्विमिंग पूल है, चिड़ियाघर है, लेकिन आपका झील नहीं है। क्या है यहाँ पर? झील आपका नहीं है। देखिए यहाँ पर बात करेंगे कि मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र जो बनाए रखने के लिए मानवीय प्रयासों पर भरोसा करते हैं। मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र में गाँव, कस्बों, शहरों, नदियों और आखिर में आपका बांध, उद्यान, बाग, उद्यान शामिल हैं। लेकिन झील आपकी प्राकृतिक मानव निर्मित हो सकते हैं। क्या है? झील प्राकृतिक या मानव निर्मित दोनों हो सकते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना यानी PMGSY की शुरुआत की गई थी? तो यहाँ पर बात होगी आपकी सन 2000 में। कब? तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGY भारत में एक राष्ट्रीय व्यापारी योजना है जिसके अंतर्गत गाँव को अच्छी तरह से मौसम की सड़कें और कनेक्टिविटी प्रदान की जाए। इसके लिए केंद्र सरकार ने तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 2000 में इसे पेश किया था। सन 2000 में इसे पेश किया था। निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने उत्प्लावन के नियम की खोज की? तो किसने यहाँ पर उत्प्लावन के नियमों की खोज की? तो न्यूटन है, थॉमस एडिसन है, आर्किमिडीज है और जॉन डाल्टन है। तो यहाँ पर बात होगी आर्किमिडीज की। किसकी? आर्किमिडीज की। ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर देखिए आर्किमिडीज के सिद्धांत या आपके फ्लोटेशन के नियम के अनुसार जब किसी वस्तु को पानी या द्रव में डुबोया जाता है तो उसका भार में कमी आ जाती है। और भार में कितना कमी आती है, आर्किमिडीज ने इसे बारे में बताया है। ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला जिम्नास्ट कौन है? तो यहाँ पर बात होगी दीपा कर्माकर की। ओलंपिक खेलों के लिए अर्हता प्राप्त करने वाली दीपा कर्माकर हैं, पहली भारतीय जिम्नास्टिक बन गई और सन 2014 में ग्लासगो राष्ट्रपति खेल में एक पदक जीता था, जो कि कलात्मक जिम्नास्टिक में रियो ओलंपिक के सामने। और जुलाई 2018 में कर्मर को एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय जिम्नास्टर बने। तो यहाँ से अब हमारा कंप्यूटर शुरू होता है और कंप्यूटर के प्रश्न हम देखेंगे। तो कंप्यूटर से प्रश्न यहाँ पर स्टार्ट है 66 से। तो कह रहा है जब एक कंप्यूटर को स्विच ऑन किया जाता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम यानी हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में लोड होता है। तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो देखिए उस प्रक्रिया को हम कहते हैं बूटिंग। क्या कहते हैं? बूटिंग कहते हैं। कि देखिए जब जब कंप्यूटर को ऑन किया जाता है तो सबसे पहले आपका BIOS क्या हो जाएगा? BIOS यानी आपका बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम को आपका इनिशियल करता है और ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्ड डिस्क से ले जाकर रैम में यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी में यह आपका लोड करता है। इस प्रक्रिया में बूटिंग कहा जाता है और यह कंप्यूटर कार्य के लिए इसे तैयारी करता है। ऑप्शन नंबर ए विकल्प यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे देखिए जब
जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे हम कहते हैं, जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं क्या, तो यहाँ पर पैरेलल कहते हैं। क्या कहते हैं, पैरेलल कहते हैं। कि देखिए पैरेलल जब एक ही कंप्यूटर सिस्टम में एक या एक से अधिक प्रोसेसर यहाँ पर लगे होते हैं तो एक साथ कार्य करते हैं, इसे हम पैरेलल प्रोसेसिंग कहते हैं। इसका उद्देश्य क्या होता है, तो कार्य की गति को बढ़ावा देना और समय की बचत करना। इन कार्यों को छोटे भागों में विभाजित करके एक प्रोसेसर द्वारा प्रोसेस किया जाता है। दो या दो से अधिक प्रोसेसर द्वारा दो या अधिक प्रोग्राम एक साथ प्रोसेसिंग जो है कहलाता है। तो 68 नंबर है, यहाँ पर क्या कहलाता है 68 नंबर में, तो ये आपका कहलाता है मल्टीटास्किंग। क्या कहलाता है साथियों, देखिए मल्टीटास्किंग यानी मैं आपका मल्टी प्रोसेसिंग वह एक तकनीकी होती है जिसमें दो या दो से अधिक यहाँ पर प्रोसेसर एक साथ एक से अधिक प्रोग्राम्स को प्रोसेस करते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य प्रदर्शन को बढ़ावा देना है और हर समय अलग अलग कार्यों को करता रहता है, जिससे सिस्टम को गति मिलती रहती है। आगे है यहाँ पर कह रहा है कि छोटे समूहों के कंप्यूटर को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए छोटे कार्यालयों और इंटरनेट कैफ़े में निम्नलिखित में से किसका उपयोग यहाँ पर किया जाता है। तो 69 नंबर है, यहाँ पे बात करेंगे 69 नंबर में कि देखिए यहाँ पर बात होगी आपका लोकल एरिया नेटवर्क यानी ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर लोकल एरिया नेटवर्क यानी एक नेटवर्क जो सीमित क्षेत्र जैसे घर, स्कूल और कार्यालय या इंटरनेट कैफ़े के भीतर कंप्यूटर को जोड़ने का तेज़ और सस्ता होता है। और 70 नंबर है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उचित संस्करण नहीं है। तो 70 नंबर प्रश्न है और यहाँ पर जो आपका हो जाएगा विंडो 9। क्या हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने विंडो 9 ने नामक एक संस्करण लॉन्च किया है और विंडो 10 के बाद सीधे विंडो 8 आपका 10 आया है। क्या है, आपका विंडो 8 के बाद सीधे क्या आया है, विंडो आपका 10 आया हुआ है। कह रहा है कि विंडो फाइल सिस्टम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर गलत है। 70 में बात करेंगे 71 नंबर में, तो यहाँ पर बात होगी आपका कह रहा कि कौन सा कथन गलत है। कह रहा फोल्डर में अन्य फोल्डर और फाइलें हो सकती हैं, तो ये भी सही कह रहा है। फाइल के नाम में अंग्रेजी के बड़े और छोटे अक्षर दोनों शामिल हो सकते हैं, ये भी सही है। और फाइल के नाम में संख्यात्मक वर्ण नहीं हो सकते हैं, तो यही हमारा गलत बता रहा है। और कह रहा है फोल्डर में आपका डॉग और पीडीएफ दोनों फाइल हो सकती है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो है हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि विंडो में फाइल के नाम के अक्षर अंक संख्यात्मक वर्णात्मक हो सकते हैं। उदाहरण के नंबर पे अगर बात करें आपका, जैसे फाइल, अगर हम फाइल लिखें तो फाइल लिखें अगर हम FILE फाइल आपका 123.DOC ऐसे हम जो लिख दें तब जाके हमारा जो है हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर गलत बता रहा है। और निम्नलिखित में से कौन सा रियल टाइम का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आपका यहाँ पर तो निम्नलिखित में से कौन सा रियल टाइम का यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यहाँ पर बात होगी आपका विंडोज CE। कौन सी, विंडो CE। विंडो CE एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है जो अमेंडमेंट सिस्टम और मोबाइल डिवाइस के उपयोग किया जाता है, जिसमें अगर बात करें आपका मैक OS और उसके बाद आपका मैक OS लिनक्स और आपका विंडो 7, यह रियल टाइम नहीं है। क्या है, यह सब रियल टाइम नहीं है, बाकी विंडो आपका CE आपका यह रियल टाइम है। कह रहा विंडो 8 OM के बाद डैश डैश आया था। तो अभी मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर विंडो
8 के बाद सीधे आपका विंडो 10 लॉन्च किया गया। क्या क्या है? विंडो 10 लॉन्च किया गया है और विंडो 9 को यहाँ पर स्क्रिप कर दिया गया। क्या किया गया है? विंडो 9 को यहाँ पर जो है स्क्रिप कर दिया गया है। विंडोज एक्सप्लोरर यूजर इंटरफेस को डैश डैश भागों में विभाजित किया जाता है। तो यहाँ पर विंडो एक्सप्लोरर और इंटरफेस को डैश डैश भागों में जो है विभक्त किया जाता है आपको 2 भागों में। कितने भागों में? यहाँ पर 2 भागों में। और 2 भाग कौन कौन से हैं? एक तो आपका नेविगेशन बार यानी बाएं तरफ, नेविगेशन बार यानी बाएं तरफ। और दूसरा जो आपका हो जाएगा कंटेंट पेन। क्या हो जाएगा? कंटेंट पेन यानी दाएं तरफ। ये आपका दो भागों में विभाजित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए विकल्प यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे है कंप्यूटर के एक कोने से ब्रांड ने सबसे पहले GUI और माउस के संयोजन का यहाँ पर उपयोग किया है। तो यहाँ पर बात होगी, देखिए 75 है और 75 में ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा मैंकोतोस। ऑप्शन नंबर सी हमारा। देखिए एप्पल का मैंकोतोस पहला व्यापक रूप से प्रचलित कंप्यूटर था जिसमें ग्राफिकल यूजर, क्या हो जाएगा? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, GUI का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस था। और यह आपका माउस का उपयोग किया जाता था। और इसे 1884 में, कब? 1884 में जो है यहाँ पर लॉन्च किया गया था, 1884 में। आगे है 76 नंबर और कह रहा है यदि आप फ्लो चार्ट में एकाधिक मान को इनपुट लेना चाहते हैं तो किसका उपयोग करेंगे? 76 नंबर है, यदि आप फ्लो चार्ट में एकाधिक मान को इनपुट लेना चाहते हैं तो किसका उपयोग करेंगे? तो यहाँ पर बात होगी आपका देखिए समांतर चतुर्भुज। कौन सा? देखिए समतल यानी आपका पैरेललोग्राम यानी फ्लो चार्ट में इनपुट आउटपुट को दर्शाने के लिए जो है इनपुट के लिए अधिकतम मान लेना होता है। इसी प्रतीक का जो है प्रयोग किया जाता है। यानी आप 71 से आपका समांतर चतुर्भुज। कौन सा चिन्ह फ्लो चार्ट की शुरुआत या समाप्ति को दर्शाता है? तो यहाँ पर बात होगी आपका, देखिए 77 है ना, तो अंडाकार। कौन सा? देखिए फ्लो चार्ट में अंडा यानी ओवेल में जो है आपका चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसमें समाप्ति को दिखाने के लिए इसे आपका टर्मिनल सिंबल भी कहते हैं। आगे देखिए 78 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा कि गलती यानी एरर एक एल्गोरिदम है जिससे गलत परिणाम निकलते हैं, इसे डैश डैश कहते हैं। देखिए अगर बात करेंगे गलती यानी गलती क्या है, तो आपका लॉजिकल एरर है। क्या है? लॉजिकल एरर है। और इसमें अगर बात करेंगे यदि कोई यदि कोई एल्गोरिदम सही तरीके से लिखा गया है यानी उसमें कोई भी सिंटैक्स एरर नहीं है लेकिन उसमें गलत परिणाम आ रहे हैं तो इसे लॉजिकल एरर कहा जाता है। यह एरर प्रोग्राम को लॉजिक गलत होने के कारण होता है, जिसे गलत फार्मूला लागू करने या गलत निर्णय लेने से होता है। आगे है कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा बिट्स के धारा के रूप में लिखी जाती है? तो यहाँ पर 79 है और 79 में अगर बात करेंगे, देखिए कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा बिट्स के धारा के रूप में लिखी जाती है, तो यहाँ पर बात होगी आपकी मशीनी भाषा। कौन सी? 79 में मशीनी भाषा यानी मशीनी भाषा वह होती है जो आपकी जीरो से आपका एक बीट्स जीरो से एक बिट्स के रूप में होती है और यह लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं। इसमें लिखा गया कोड सीधे CPU
यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट द्वारा निष्पादित किया जाता है। कह रहा प्रथम प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका फोर्टेन। क्या हो जाएगा? फोर्टेन यानी फार्मूला ट्रांसैक्शन सबसे पहले उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है, जिसे आपका 1957 में आपका IBM द्वारा, किसके द्वारा? IBM के द्वारा वैज्ञानिक और गणितीय कार्यों के लिए विकसित किया गया था। यह भाषा आज भी वैज्ञानिक में प्रयुक्त होती है। आइए हम उत्तर प्रदेश स्पेशल देखते हैं। और कह रहा है प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कुल कितने शहरी निकाय हैं? तो आपका 1000 है, 980 है, और 1020 है, और 915 है। तो यहाँ पर बात होगी 81 की, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका टोटल 915। उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से आपके 18 मंडल हैं। कितने? यहाँ पर 18 मंडल हैं और 4 संभाग हैं। क्या हैं? 4 आपके जो है इसमें संभाग हैं। 4 संभाग हैं और 75 जिले हैं। 75 जिले हैं। 75 जिले हैं और 915 क्या हैं? 915 इसमें आपके जो है नगर निकाय हैं, और 825 क्या है? 825 विकास खंड हैं। 825 जो है विकास खंड हैं, और 8100 कितना? 8135 आपके जो है न्यायालय पंचायतें हैं। ऑप्शन नंबर डी विकल्प यहाँ पर 915 हमारा करेक्ट हो जाएगा प्रशासनिक सुविधा। कह रहा उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित जिलों में से किसमें जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम साक्षरता अंकित की गई है? तो ये जो आपकी बात करेंगे 82 नंबर में श्रावस्ती में, कहाँ पर? 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के न्यूनतम साक्षरता वाले 3 जिले हैं, जिसमें अगर श्रावस्ती की बात करें 46 आपका 74% है। 46.74% है। उसके बाद बहराइच है। बहराइच में आपका बहराइच है, बहराइच का कितना है आपका? 49 आपका यहाँ पर 4%। उसके बाद क्या है? उसके बाद आपका बलरामपुर है। आगे है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर मिलियन शहर नहीं है? तो यहाँ पर मिलियन शहर कौन सा नहीं है? तो 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में 7 मिलियन शहर हैं। जिसमें अगर बात करें आपका मुरादाबाद तो हो ही जाएगा, इसमें 7 मिलियन शहर है। पहला आपका जो हो जाएगा वह कानपुर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? कानपुर हो जाएगा। कानपुर के बाद आपका हो जाएगा दूसरा जो आपका हो जाएगा वह लखनऊ हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? दूसरा जो आपका हो जाएगा वह लखनऊ हो जाएगा। लखनऊ हो जाएगा। तीसरा जो आपका हो जाएगा वह गाज़ियाबाद हो जाएगा। तीसरा जो हो जाएगा आपका गाज़ियाबाद हो जाएगा। चौथा जो आपका हो जाएगा वह आगरा हो जाएगा। आगरा हो जाएगा। पांचवा जो आपका हो जाएगा वह वाराणसी हो जाएगा। वाराणसी हो जाएगा। छठवां जो आपका हो जाएगा वह मेरठ हो जाएगा। उसके बाद आपका सातवां जो आपका हो जाएगा वह आपका प्रयागराज यानी इलाहाबाद हो जाएगा। यानी 7 आपके मिलियन शहर है, लेकिन इसमें से कह रहा है कौन सा नहीं है? यहाँ पर अगर बात करेंगे आपका मुरादाबाद, मुरादाबाद जो आपका है इसमें मिलियन शहर में शामिल नहीं है। आगे है कल्प योजना जो है संबंधित है। कल्प योजना किससे संबंधित है? आपका 84 में आपको बताना है। तो देखिए कल्प योजना की बात करेंगे तो कल्प योजना जो है आपका यह प्राथमिक शिक्षा से है। किससे? कल्प योजना प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य विद्यालयों को समाज से जोड़कर उसमें अत्याधुनिक माहौल यानी स्कूलों में राष्ट्रगान एवं सरस्वती वंदना का गायन तैयार करना है। कह रहा है उत्तर प्रदेश रेलवे पुलिस में कुल कितने अनुभाग हैं? उत्तर प्रदेश रेलवे पुलिस में कुल कितने
अनुभाग यहाँ पर हैं। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में रेलवे में कुल टोटल 6 अनुभाग हैं। कितने? टोटल 6 अनुभाग हैं। कौन कौन से? एक तो आपका पहला हो जाएगा, 6 अनुभाग में से आपका पहला हो जाएगा जो हो जाएगा मुरादाबाद। मुरादाबाद। दूसरा जो आपका हो जाएगा लखनऊ। लखनऊ। और तीसरा जो आपका हो जाएगा वह गोरखपुर, यानी GKP गोरखपुर। और चौथा जो आपका हो जाएगा वह प्रयागराज, यानी आपका इलाहाबाद। और पांचवा जो आपका हो जाएगा वह आगरा हो जाएगा। और छठवां जो आपका हो जाएगा लास्ट, वह झांसी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? झांसी हो जाएगी। यानी 6 आपके यह अनुभाग है उत्तर प्रदेश में। आगे है, भारतीय चारागाह एवं अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? तो ये अब देखिए, बहराइच में नहीं है, ना ही रांची में है, आपका है झांसी में। कहाँ पर? भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में स्थित है। ये आपका ICAR संस्थान ICAR संस्था है। यह चारा अनुसंधान के क्षेत्र में एक मानक संस्था है। इसकी स्थापना की बात करें साथियों, इसकी स्थापना जो आपकी हुई थी 1962 में हुई थी। और इसके 3 क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र धारवाड़ और अंबिका नगर और श्रीनगर में स्थित हैं। कह रहा उत्तर प्रदेश का कौन सा निम्नलिखित जनजाति दिवाली को शोक के रूप में मनाती है? तो यहाँ पर बात करेंगे, आपको देखिए सहरिया नहीं है, ना ही बैगा है, ना ही पहाड़िया है, थारू जनजाति। और ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगी, क्योंकि यह माना जाता है कि जो थारू जनजाति है उनके जो एक कहते हैं उनके पूर्वज, एक तरह से कहें उनके पूर्वज जो थे वह दिवाली के दिन ही उनकी डेथ हो गई थी। इस वजह से यह क्या करते हैं, दिवाली को शोक के रूप में मनाते हैं। और थारू जनजाति के लोग उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जिसमें 5 जिले शामिल हैं। पहला जो आपका जिला है वह आपका महाराजगंज है। कौन सा है? महाराजगंज है। दूसरा जो आपका है वह सिद्धार्थनगर है। और तीसरा जो आपका है श्रावस्ती है। और चौथा जो आपका है वह बहराइच है। और पांचवा जो लास्ट है आपका लखीमपुर खीरी है। यानी ये आपकी 5 आपके जिलों में पाई जाती है। और थारू जनजाति जो है दिवाली को शोक के रूप में मनाती है। और उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो 88 नंबर है। तो देखिए, द्वारिका प्रसाद नहीं, बिशन नारायण नहीं, रघुपति सहाय। कौन हो जाएंगे? उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से रघुपति सहाय, जो अगर बात करें 28 अगस्त, कब? तो 28 अगस्त 1896 को गोरखपुर के उत्तर प्रदेश में 3 मार्च 1982 में नई दिल्ली में यह प्रसिद्ध है। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है गुल ए नगमा। क्या है? गुल ए नगमा है इनकी प्रसिद्ध पुस्तक। और उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो देखिए, लखनऊ नहीं होगा, बनारसी भी नहीं होगा, हो जाएगा प्रयागराज। उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में स्थित है। और यहाँ पर बात करेंगे आपका आगे आपका प्रयागराज हो जाएगा। आगे देखते हैं 90 नंबर। और कह रहा है कि इखलास खान को रोजा मकबरा उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस जिलों में स्थित है? इखलास खान को रोजा मकबरा उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस जिले में स्थित है? 90 नंबर में बात करें, देखिए मेरठ तो होगा नहीं, ना ही सहारनपुर होगा, ना ही झांसी होगा, ये हो जाएगा बदायूं। देखिए, इलास खान रोजा यानी मकबरा उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में है। नवाब इखलास खान की बेगम ने अपने शौहर की याद में मकबरे का जो है निर्माण कराया था, जिसे इखलास खान के रोजे के नाम से जो है जाना जाता है। अगर इसके निर्माण की बात करें 1094 ईस्वी में, कब? 1094 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ था। और 1690 ईस्वी में इसका जो है कंप्लीट इसका जो है करा दिया गया था। और मकबरे की लंबाई की बात करें 152 फीट, ये आपका कितना है? 152 फीट और चौड़ाई, और 150 फीट इसकी लंबाई है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख वाणिज्य फसल कौन सी है? उत्तर प्रदेश के प्रमुख वाणिज्य फसल में क्या है? तो जूट तो नहीं होगा, गन्ना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्य फसल गन्ना है। प्रदेश के कुल कृषि योग्य क्षेत्र में लगभग आपका 13% भूमि पर गन्ने की खेती की जाती है। और वर्ष 2020
और 21 का अगर हम डेटा मिलाएं तो चौथे अग्रिम के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल 44 आपका 50% गन्ना उत्पादित किया जाता है और इस वजह से उत्तर प्रदेश को प्रथम स्थान मिलता है गन्ना उत्पादन में। उत्तर प्रदेश की प्रमुख रबी फसलें कौन सी हैं? तो रबी की फसलें की अगर बात करेंगे तो ये आपका कब कब आपका बोया जाता है? तो अक्टूबर और नवंबर में। कब? अक्टूबर और नवंबर में जो है इसकी बुआई होती है। तो रबी की फसल में आप सबसे पहले गेहूँ, चना, मटर और जौ, ये जो इसके प्राथमिक जो है हुए। और अगर इसकी कटाई की बात करें, देखिए यह कटाई की बात करें तो इसकी कटाई कब होती है? इसकी कटाई आपकी होती है मार्च और अप्रैल में। कब? तो मार्च और अप्रैल में। निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्तर प्रदेश में आमतौर पर यह व्यापक रूप से उगाई नहीं जाती है? तो उत्तर प्रदेश में क्या है, व्यापक रूप से नहीं उगाई जाती है? तो यहाँ पर बात होगी, देखिए उत्तर प्रदेश में गेहूँ, चावल, तिलहन ये सब उगाया जाता है, लेकिन कपास की खेती उत्तर प्रदेश में, देखिए कपास उत्तर प्रदेश में नहीं उगाया जाता है। यहाँ की मिट्टी कपास की खेती के लिए आपकी उपयुक्त नहीं है। कपास का उत्पादन प्रमुख रूप से आपका कहाँ पर? तो गुजरात में। कहाँ पर? आपका प्रश्न में भी पूछा जाता है कि कपास उत्पादन करने वाला प्राथमिक आपका यहाँ पर शहर कौन सा है? तो आपको गुजरात लगाना है। उसके बाद आपका क्या है? उसके बाद आपका महाराष्ट्र है। और यहाँ कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म यहाँ पर सुमेलित नहीं है? तो मुरादाबाद आपका पीतल का काम के लिए है, तो ये जो सही है। प्रतापगढ़ आपका आंवला के लिए। प्रतापगढ़ कालीन के लिए नहीं है, प्रतापगढ़ आंवला के लिए। प्रतापगढ़ यहाँ पर आंवला के लिए। और बरेली फर्नीचर के लिए, ये भी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बरेली फर्नीचर के लिए। सहारनपुर कागज़ के लिए, ये भी सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर प्रतापगढ़ आपका हमारा गलत हो जाएगा। प्रतापगढ़ जो है आंवला के लिए उत्पादन करता है, कालीन के लिए नहीं। तो इस वजह से हमारा यहाँ पर बी विकल्प हमारा सम्मिलित नहीं है। उत्तर प्रदेश में कौन सा नगर सुहाग नगरी के नाम से जाना जाता है? तो 95 नंबर है, जहाँ पर उत्तर प्रदेश को फिरोजाबाद शहर को जो है सुहाग नगरी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ की कांच की चूड़ियाँ क्या है? कांच की चूड़ियाँ यहाँ पर जो है प्रसिद्ध हैं। कांच की चूड़ियों के लिए यह प्रसिद्ध है। और लगभग आपका 2000 वर्ष से, कब से? 200 वर्षों से यहाँ पर कांच का उद्योग जो है अधिकतर जीवन यापन यहाँ पर हो रहा है। औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक विकसित हुआ है? तो पश्चिमी क्षेत्र। पश्चिमी क्षेत्र जो दिल्ली के एनसीआर क्षेत्र में आते हैं। जैसे में अगर बात करेंगे औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र विकसित हुआ है, जिसमें आपका बुंदेलखंड क्षेत्र औद्योगिक दृष्टि से सबसे आपका जो है पश्चिमी क्षेत्र। उत्तर प्रदेश के किस जिले में पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है? यह कौन नहीं जानता है? ये आपका जो हो जाता है मुरादाबाद। मुरादाबाद के बाद आपका खलीलाबाद आता है। उत्तर प्रदेश के शहर को जो है सैरमिक सिटी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के किस शहर को सैरमिक सिटी कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश के किस शहर को जो है सैरमिक सिटी कहा जाता है? तो हमारा खुर्जा, यहाँ पर खुर्जा है। खुर्जा भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के बुलंदशहर में स्थित है। खुर्जा को सिनेमेटिक सिटी के नाम से जाना जाता है। और प्रयागराज को किस नाम से जाना जाता है? यह प्राचीन नगरी गंगा यमुना के संगम के नाम से जो है, गंगा यमुना के संगम के नाम से इसे जाना जाता है। और लखनऊ को यहाँ पर जो है नवाबों का जो है इसे शहर माना जाता है। उसके बाद मुरादाबाद, यहाँ पर मुरादाबाद तो आपका पीतल नगरी के लिए आपका जाना जाता है। और मुंबई जो है सपनों के शहर को जाना जाता है। और आगरा किसके लिए जाना जाता है? आगरा यमुना नदी के तट पर स्थित है। आगरा ऐतिहासिक स्मारकों के लिए प्रसिद्ध है, जिसे सिटी ऑफ ताजमहल के नाम से जो है जाना जाता है। आगे देखते हैं 99 नंबर, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे हाईवे की लंबाई यहाँ पर लगभग कितनी है? तो आगरा लखनऊ जो है एक्सप्रेसवे हाईवे की लंबाई 302 किलोमीटर आपका है यहाँ पर। और यह प्रवेश नियंत्रित और एलिवेटेड है। यह आगरा के रिंग रोड से प्रारंभ होकर फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कन्नौज, हरदोई, कानपुर नगर, उन्नाव होते हुए लखनऊ में समाप्त हो जाती है।
और अंग्रेज़ों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो देखिए शाहजूदुल्ला नहीं थे और असाबुद्दौला नहीं थे, या फिर थे राजा चेत सिंह। कौन थे? अंग्रेज़ों के विरुद्ध बनारस विद्रोह आपका हुआ कब था? 1780 से आपका 81 के बीच हुआ था और इसका नेतृत्व चेत सिंह ने किया था। और वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1778 में, कब? तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1778 में राजा चेत सिंह को 5 लाख रुपया युद्ध कर के रूप में जो है मांगा था। तो ये थे हमारे कंप्लीट, यहाँ पर जो है कंप्लीट आज का प्रैक्टिस यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे तो यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें और एक प्यारा सा कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे ज़रूर जुड़ जाएं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।